नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद MK सर पर। तो दोस्तों, मैं लेके आया हूं आज आपके लिए बहुत ही लाजवाब महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें से आपको एक या दो प्रश्न राजस्थान पुलिस, पटवार, रेलवे हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमारा जीव विज्ञान का दूसरा पार्ट है और इसमें हम टॉपिक की बात करें तो इसमें टॉपिक का नाम है रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर इसकी PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, तो वहां से जाकर आप जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को शुरू करते हैं और आप प्रश्नों के आंसर देते रहिएगा। आप पता करना कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे इतने प्रश्न सही हुए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिएगा। ये रहा पहला प्रश्न, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन पैरालिसिस, दूसरा डायलिसिस, तीसरा काइलिसिस और चौथा हीमोलाइसिस। तो दोस्तों, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं? अपोहन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके, बहुत अच्छा प्रश्न है। सामान्यतः मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। पहला ऑप्शन आपका 2 से 4 लीटर, दूसरा 3 से 4 लीटर, तीसरा 4 से 5 लीटर और चौथा 5 से 6 लीटर। तो दोस्तों, सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत ही इजी प्रश्न है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। इसका सही जवाब है दोस्तों आपका 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? ल्यूकेमिया जो होता है, ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, किसमें असामान्य वृद्धि का लक्षण है? पहला ऑप्शन आपका रक्त विमाणु, ब्लड सेल्स, दूसरा रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, तीसरा श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब WBC और चौथा लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से इसका। इसका सही आंसर है दोस्तों आपका श्वेत रक्त कणिका। WBC जो होती है, इसकी अगर अनियमित वृद्धि हो जाती है तो हमारे को ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर रोग हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है? तो पहला ऑप्शन आपका झींगा, दूसरा केंचुआ, तीसरा मनुष्य और चौथा टॉड। तो खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है दोस्तों? ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें रक्त बिना नलिकाओं के बहता है, उसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। तो ये खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो आंसर दीजिएगा जल्दी से इसका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका झींगा। जो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी है उनमें पाया जाता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सर्वग्राही रक्त समूह है। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन रक्त समूह A, दूसरा AB नेगेटिव, तीसरा AB पॉजिटिव है यहाँ पर दोस्तों और चौथा O। तो सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं? आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव वाले को सर्वग्राही कहा जाता है। ये सब से रक्त ले सकता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सभी से रक्त लेता है
और ए बी नेगेटिव वाला जो है ये केवल नेगेटिव वालों से ही लेता है, केवल और केवल नेगेटिव वालों से लेता है, इसलिए ए बी नेगेटिव को सर्वग्राही नहीं कहते, ध्यान रखिएगा। ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहते हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, आंसर देते रहिएगा और लास्ट में ये भी बताना कि कितने प्रश्न सही हुए। तो छठा प्रश्न देखिएगा, लब और डब शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आंखें, आइज, दूसरा हृदय, हार्ट, तीसरा दांत, टीथ और चौथा किडनी। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों। इसका लब और डब का संबंध किससे है? तो लब और डब का संबंध होता है आपका हृदय से। हृदय जब बीट करता है, हृदय में स्पंदन होता है, तब वहाँ से लब और डब की ध्वनि निकलती है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से रक्त दाब मापी यंत्र कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन आपका फेदोमीटर, दूसरा एनीमोमीटर, तीसरा एमीटर और चौथा स्पेग्मोमीटर मैनोमीटर। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा, रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब को मापने का यंत्र है आपका स्पेग्मोमैनोमीटर, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है। एनीमोमीटर क्या करता है? हवा की शक्ति और गति मापता है। और फेदोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है, समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न, यदि किसी मनुष्य की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्तदाब, पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा घटेगा, तीसरा उतना ही रहेगा और चौथा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो अगर रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो रक्तदाब तो सामान्य सी बात है, तो दोस्तों क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। तो आपका सही आंसर होगा इसमें बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज है? पहला ऑप्शन आपका पोटेशियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा मैग्नीशियम और चौथा सोडियम। तो रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज या तत्व कौन सा होता है? तो आंसर देने की कोशिश करें जल्दी से दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम, ये रक्त के जमाव में सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन विटामिन ई, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन सी और चौथा विटामिन के। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर होगा आपका विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने वाला, रक्त को रोकने वाला विटामिन होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसमें से आपको राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न जरूर मिलेगा और पटवार में भी जरूर मिलेगा, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़िएगा। पहला अगला देखिएगा, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में अगर रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन इस्कीमिया, दूसरा हीमोस्टेटिस और तीसरा डायलिसिस और चौथा हेमोरेज। तो दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें, इसका सही आंसर होगा हेमोरेज। हेमोरेज प्रक्रिया कहलाती है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त में प्रतिस्कंदक एंटीकोलेजुएंट पदार्थ कौन सा है? तो आंसर दीजिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका ग्लोबिन, दूसरा फाइब्रिनोजन, तीसरा हेपेरिन और चौथा थ्राम्बिन। तो दोस्तों इसका आंसर देने की कोशिश करें, सही आंसर होगा आपका हिपेरिन। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ मतलब हमारे शरीर में धमनियों के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम होता है हिपेरिन का। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है? सार्वत्रिक दाता समूह कौन सा है? पहला ऑप्शन आपका ए बी पॉजिटिव है दोस्तों यहाँ पर, दूसरा ओ पॉजिटिव, तीसरा ए बी नेगेटिव और चौथा ओ नेगेटिव। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी एलडीसी में भी पूछा गया था। तो सार्वत्रिक दाता समूह किसको कहते हैं? तो आपका आंसर होगा ओ नेगेटिव को। किसको कहते हैं? ओ नेगेटिव वाला सबको देता है, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वालों को ही देता है, ये ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने से कौन सा अपना अंग काम नहीं करता? तो पहला ऑप्शन आपका हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा वृक्क और चौथा मस्तिष्क। तो हमारे रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं तो कौन सा अंग काम नहीं कर पाता? तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका वृक्क। क्या होगा? वृक्क जो होता है ये काम करना बंद कर देता है जब हमारे रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, पहला ऑप्शन आपका 60%, दूसरा 65%, तीसरा 80% और चौथा 90%। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत बार पूछा गया प्रश्न। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है दोस्तों आपका 90%। क्या होता है? 90%। ध्यान रखना, देखो रक्त को दो भागों में बांटा गया है। रक्त को दो भागों में बांटा गया। एक भाग होता है प्लाज्मा, एक भाग होता है प्लाज्मा, दूसरा भाग होता है रक्त कणिका, रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा रक्त का 55% भाग है। प्लाज्मा रक्त का कितना परसेंट भाग है? 55। और रक्त कणिकाएं होती है रक्त का 45% भाग। अब प्लाज्मा में 55% में 90% आपके जल पाया जाता है और 10% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है, तो आपका आंसर होगा 55। और प्लाज्मा में जल कितने परसेंट? तो आपका आंसर होगा 90%। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन आपका यकृत, दूसरा हृदय, तीसरा प्लीहा और चौथा अस्थि मज्जा। तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कणिका का निर्माण अपने शरीर में कहाँ पर होता है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अस्थि मज्जा। क्या होगा? अस्थि मज्जा। हड्डियों के बीच बने हुए स्थान जो होते हैं उनको कहते हैं अस्थि मज्जा। वहाँ पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न आपके। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो पहला ऑप्शन आपका साइटोक्रोम के कारण, दूसरा हीमोग्लोबिन के कारण, तीसरा प्रकाश के कारण और चौथा फाइब्रिनोजन के कारण। तो रक्त का लाल रंग होने का कारण दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन का कारण। रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन दो तत्वों से मिलकर बना है। एक होता है हिम और दूसरा होता है ग्लोबिन। हिम और ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है लोहा और ग्लोबिन होती है एक प्रकार की प्रोटीन जो रक्त में पाई जाती है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन होगी? हिम या लोहा कह सकते हैं। और रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है ग्लोबिन। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? कणिकाओं के बिना रक्त के तरल भाग को अपन क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन लसिका, दूसरा प्लाज्मा, तीसरा सीरम और चौथा उत्तक तरल। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका बी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये आपके इसमें मतलब कण पाए जाते हैं। ध्यान रखना, सॉरी प्लाज्मा में कण नहीं पाए जाते, ये बिना कणों के होता है और रक्त कणिकाओं में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है? तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका अस्थि मज्जा, दूसरा यकृत, तीसरा प्लीहा और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों आपके प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा, जिसको स्पेलिन या तिल्ली भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत होता है? पहला ऑप्शन 7 से 8%, दूसरा 5 से 6%, तीसरा 10 से 11% और चौथा 15 से 20%। तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत जो होता है वो होता है आपका 7 से 8% और मानव शरीर में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर है, जबकि मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत शरीर के बाहर का होता है 7 से 8%। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन O2 को ले जाना, दूसरा CO2 ले जाना, तीसरा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और चौथा रक्त का शुद्ध करना।
तो दोस्तों आंसर दीजिएगा इसका। इसका सही आंसर होगा आपका प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है अपने शरीर में WBC, इसलिए WBC को हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है। ध्यान रखना, शरीर के सैनिक कौन कहलाते हैं? WBC को कहते हैं शरीर के सैनिक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव रक्त का पीएच मान होता है, पहला ऑप्शन 6.4, दूसरा 7.4, तीसरा 5.2 और चौथा 7.8। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका 7.4 मानव रक्त का पीएच मान। और ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का? क्षारीय प्रवृत्ति का। बहुत बार पूछा जाता है मानव रक्त किस प्रवृत्ति का है, तो आपका आंसर होगा क्षारीय, और इसका पीएच मान होता है 7.4। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर करते रहे साथ में। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो दोस्तों इसको आप ज्ञात करने के लिए याद नहीं रखना है, इसको आप ज्ञात करने के लिए एक छोटी सी बात ध्यान रखना। अगर रुधिर वर्ग AB है तो इसका जीन प्रारूप देखो, मान लो कि हमने यहाँ पर लिख दिया माता, यहाँ पर लिख दिया हमने माता, यहाँ पर लिख दिया हमने पिता, ठीक है। अब इसके बाद में इनका लिखना है जीन प्रारूप, मतलब रुधिर वर्ग AB का जीन प्रारूप होता है IAIB। क्या होता है? IAIB। और O का जीन प्रारूप होता है IOIO। तो दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पर जनन के समय ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, मतलब ये बढ़ जाएगा, ये बनेगा IA और IB, और इधर ये भी बटेगा तो ये IO और IO बन जाएगा। अब देखो आपको मिलाना पहले वाले को पहले वाले से, पहले वाले को पहले वाले से मिलाओगे तो बनेगा IAIO। दूसरे वाले को मिलाओगे आप दूसरे वाले से तो मतलब बनेगा IBIO। तीसरे वाले को, अब इसको मिलाना है पहले वाले को आपको इस दूसरे वाले से, तो बनेगा आपका IBIO। और इस लास्ट वाले को मिलाना है पहले वाले से तो बन जाएगा IAIO। तो देखो यहाँ पर IAIO का मतलब ये रक्त समूह A होगा, ये रक्त समूह B हो गया, ये भी रक्त समूह B हो गया, ये रक्त समूह A हो गया। तो होने वाली संतान की 50% संभावना A रक्त समूह की है और 50% संभावना B रक्त समूह की है। तो आपका आंसर होगा A या B। क्या होगा? A या B। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सामान्य मानव शरीर का रक्तचाप है, सामान्य मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? पहला ऑप्शन 80 से 110, दूसरा 120 से 80, तीसरा 90 से 100 और चौथा 100 से 90। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका 120 से 80। आगे लिखते हैं mmHg, mmHg लिखा जाता है। तो ये मानव शरीर का रक्तचाप या रक्तदाब या ब्लड प्रेशर है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? पहला ऑप्शन ग्लूकागोन, दूसरा थायरोक्सिन, तीसरा परावटू और चौथा इंसुलिन। तो कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करने वाला जो हार्मोन है वो है आपका परावटू हार्मोन। कौन सा हार्मोन? परावटू। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, पहला ऑप्शन कैल्शियम, दूसरा लोहा, तीसरा जिंक और चौथा लिथियम। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है, आंसर दीजिएगा जल्दी से। रक्त में पाई जाने वाली धातु आपकी लोहा। कौन सी है? आयरन, जिसको अपन फेरस भी कहते हैं, और इसका लैटिन नाम होता है फेरम, ध्यान रखिएगा, और प्रतीक होता है इसका Fe। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन कार्ल लैंड और वीनर, दूसरा स्लाइडिन और स्वान, तीसरा विलियम वाल्डियर और चौथा होपमैन। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों इसका। इसका सही आंसर होगा आपका कार्ल लैंड और वीनर। इन दोनों ने मिलकर 1940 ईस्वी में
सॉरी 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज करी थी। और 1940 में कार्ल स्टीनर और वीनर ने, सॉरी रक्त समूह के साथ में वीनर नहीं था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल कार्ल स्टीनर है। और 1940 ईस्वी में RH फैक्टर की खोज हुई थी। RH फैक्टर की खोज करी थी कार्ल स्टीनर और वीनर दोनों ने मिलकर। और 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज करने वाला था कार्ल स्टीनर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्त समूह AB वाला व्यक्ति निम्न में से किसी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? पहला ऑप्शन A, दूसरा B, तीसरा AB और चौथा O। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों। AB रक्त समूह वाला किसको रक्त दे सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका AB रक्त समूह को ही। देखिएगा छोटा सा एक डायग्राम ध्यान रखना दोस्तों, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा। यहाँ O लिखना है, इधर आपको A लिखना है, इधर B लिखना है और इधर नीचे AB लिखना है। अब आप इस डायग्राम की मदद से बता सकते हो कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है। तो देखिएगा, अगर हम A रक्त समूह की बात करते हैं तो ये लेता है एक तो O से इसकी तरफ निशान आ रहा है, तो ये O से लेगा और खुद से लेगा, मतलब A और O से लेगा और दे किसको रहा है? ये AB को दे रहा है और खुद को देगा। A और AB को देगा और A और O से लेगा। बात करते हैं B रक्त समूह की, तो B वाला देखो, B वाला एक तो O से ले रहा है और एक खुद से लेगा। B और O से लेगा और दे किसको रहा है? AB को दे रहा है और खुद को देगा ही देगा, तो B और AB को देगा। बात करते हैं AB रक्त समूह की। AB वाला देखो किससे ले रहा है? AB वाला A से भी ले रहा है, B से भी ले रहा है और O से भी ले रहा है, खुद से लेगा ही लेगा, मतलब ये सभी से लेता है, इसलिए AB को सर्वग्राही कहते हैं। और ये देता किसको है? ये किसी को नहीं देता, केवल और केवल AB को देता है। किसको देता है दोस्तों? AB को। अब O वाले को देखते हैं, तो O वाला देखो किसी से नहीं ले रहा है, मतलब ये केवल O से लेगा। किससे लेगा? O से लेगा, केवल O पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है। और देता किसको है? ये सभी को दे रहा है, A को भी दे रहा है, B को भी दे रहा है, AB को भी दे रहा है, खुद को देगा, तो इसलिए O को सर्वदाता कहते हैं। तो ये डायग्राम ध्यान रखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। O और AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों की संतानों के रक्त समूह की संभावना क्या है? O और AB रक्त समूह वाले जो व्यक्ति है उनके संतानों की रक्त समूह की क्या संभावना है? तो देखो, हमने कहा ये O लिख दिया, ये AB लिख दिया। अब आप क्या करोगे? इसका जीन प्रारूप लिखो। इसका जीन प्रारूप IO होगा, इसका जीन प्रारूप IA होगा। अब आप क्या करोगे? पहले वाले को पहले वाले से मिलाओ तो क्या बनेगा? IA बनेगा। दूसरे वाले को दूसरे वाले से तो IBO बन गया। इस पहले वाले को इस दूसरे वाले से तो IAO बन गया। और इस दूसरे वाले को इस पहले वाले से तो IBO बन गया। अब देखो, IAO का मतलब A रक्त समूह, ठीक है। IBO का मतलब B रक्त समूह, IAO का मतलब A रक्त समूह और IBO का मतलब B रक्त समूह। तो मतलब 2 बार A वाला आ रहा है, 2 बार B वाला आ रहा है। तो यहाँ पर आपके O और AB वाला, इनके होने वाले संतानों के रक्त समूह की क्या संभावना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका A या B। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन आपका लुई पास्चर, दूसरा विलियम हार्वे, तीसरा एडवर्ड जेनर और चौथा जोसेफ लिस्टर। तो दोस्तों, परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे। क्या होगा? विलियम हार्वे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
जब मानव हृदय में वाम नीले, वाम का मतलब बायां नीले सिकुड़ता है तो रक्त किसकी तरफ प्रवाहित होता है? पहला ऑप्शन आपका फुफ्फुसीय धमनी, दूसरा फुफ्फुस, तीसरा मस्तिष्क और चौथा महाधमनी। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका महाधमनी की ओर। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्त समूह बी वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है? तो दोस्तों अभी बताया था आपको डायग्राम बना के। पहला ऑप्शन बी एंड ओ, दूसरा बी एंड ए बी, तीसरा ए एंड ओ, चौथा ए एंड ए बी। तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा बी एंड ए बी। इन दोनों को दे सकता है आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा एंजाइम रक्त के स्कंदन में सहायक है? पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा एमाइलेज और चौथा ट्रिप्सिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका पेप्सिन। क्या होगा? पेप्सिन रक्त के स्कंदन में सहायक एंजाइम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव रक्त में मौजूद चीनी की बड़ी मात्रा कौन सी होती है? मतलब कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है मानव रक्त में? पहला ऑप्शन फ्रक्टोज, दूसरा सुक्रोज, तीसरा लैक्टोज और चौथा ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में निर्जलीकरण किसकी कमी के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन लवण, दूसरा जल, तीसरा हार्मोन और चौथा विटामिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका जल। वाटर की कमी के कारण निर्जलीकरण होता है, मतलब जल की कमी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्त के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन बायोलॉजी, दूसरा मायोलॉजी, तीसरा हीमेटोलॉजी और चौथा सार्कोलॉजी। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। रक्त के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। बायोलॉजी में हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं और सार्कोलॉजी में हम पेशियों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक सेम के आकार का अंग है। तो पहला ऑप्शन आपका दिल, दूसरा यकृत, तीसरा मस्तिष्क और चौथा गुर्दा। तो सेम के आकार का जो अंग होता है वो होता है आपका गुर्दा। क्या होता है दोस्तों? गुर्दा। गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार के जैसा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किडनी में रक्त कहाँ पर स्वच्छ होता है? पहला ऑप्शन यूरेटर, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरा रेनल आर्टरी और चौथा बोमेन कैप्सूल। तो दोस्तों किडनी में रक्त का शुद्धिकरण या स्वच्छ जो होता है वो होता है आपका बोमेन कैप्सूल में, बोमेन संपुट के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा। चल अगला प्रश्न देखिएगा। धमनियों व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के तहत किया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका मायोलॉजी, दूसरा ओन्कोलॉजी, तीसरा हीमेटोलॉजी और चौथा एंजियोलॉजी। तो दोस्तों रुधिर वाहिनियों का अध्ययन या धमनियों और शिराओं का अध्ययन ये किया जाता है आपका एंजियोलॉजी में। किसमें किया जाता है? एंजियोलॉजी में। अगला प्रश्न देखिएगा। पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन आपका 5 मिलियन, दूसरा 50 मिलियन, तीसरा 3 मिलियन और चौथा 7 मिलियन। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आपका 5 मिलियन। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करते रहे बीच बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है? तो पहला ऑप्शन आपका फाइब्रिनो, दूसरा हेपेरिन, तीसरा थ्रोम्बिन और चौथा प्रोथ्रोम्बिन। तो रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति के कारण नहीं बनता है? आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का रक्त वाहिकाओं में
नहीं बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय ढंग में मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न, पहले भी बताया था। पहला ऑप्शन सफेद रक्त कणिका, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा इयोसिनोफिल्स, चौथा लाल रक्त कोशिकाएं। तो दोस्तों आंसर देने का कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा सफेद रक्त कणिकाएं, WBC। इनको कहा जाता है मानव शरीर के सैनिक। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका कार्पस ल्यूटियम, दूसरा दीवर्क ग्रंथि, तीसरा थाइमस और चौथा थायराइड ग्रंथि। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका अधिवृक्क ग्रंथि। क्या होगा? अधिवृक्क ग्रंथि। दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस बीमारी को क्रिसमस रोग के नाम रूप में जाना जाता है? कौन सी बीमारी है जिसे अपन क्रिसमस रोग का कहते हैं? तो पहला ऑप्शन पीलिया, दूसरा ब्लड कैंसर, तीसरा एनीमिया और चौथा हीमोफीलिया। तो क्रिसमस रोग कहा जाता है दोस्तों आपका हीमोफीलिया को। किसको कहा जाता है? हीमोफीलिया को रॉयल बीमारी या शाही रोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन धमनियां, दूसरा शिराएं, तीसरा केशिकाएं और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है आपके धमनियां, ध्यान रखना, और हृदय में लाने का काम करती है शिराएं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक सामान्य मनुष्य में 100 ml रक्त में रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? पहला ऑप्शन 80 से 160 mg, दूसरा 150 से 200 mg, तीसरा 100 से 180 mg और चौथा 120 से 200 mg। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों इसमें 120 से 200 mg। 120 से 200 mg होता है रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बर्टिन के स्तंभ खालिस्तान में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन वर्षण, दूसरा गुर्दा, तीसरा अंडाशय और चौथा यकृत। तो आंसर दीजिएगा। बर्टिन के स्तंभ पाए जाते हैं दोस्तों आपके गुर्दे में। किस में पाए जाते हैं? गुर्दे में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या गुर्दे में रक्त से निकाली गई अपशिष्ट सामग्री में से नहीं है? पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा यूरिक एसिड, तीसरा अमोनिया और चौथा यूरिया। तो कौन सी अपशिष्ट सामग्री नहीं निकाली जाती मानव में गुर्दे के द्वारा? तो आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों यूरिक एसिड निकलता है, अमोनिया निकलता है और यूरिया भी निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, RH फैक्टर की खोज किस जीव में की गई थी? पहला ऑप्शन लाइकेन नामक कुतिया, दूसरा अल्बर्ट नामक बंदर, तीसरा मकाका रिसस बंदर और चौथा अफ्रीकन हाथी। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा इसका सही आंसर होगा मकाका रिसस बंदर। इसमें RH फैक्टर की खोज की गई थी और खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में। कब करी थी? 1940 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की RBC का जीवन काल कितना होता है? तो पहला ऑप्शन आपका 140 दिन, दूसरा 2 से 4 दिन, तीसरा 120 दिन और चौथा 10 दिन। तो RBC का जीवन काल बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसका सही आंसर होगा 120 दिन। तो दोस्तों ये थे रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इनको अच्छी तरह पढ़िएगा और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों अब फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।